हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके पांडे। पिछले वीडियो में आपको जनरल चीज़ें बता दी गई थी और आज अब आपका अकार्बनिक शुरू हो रहा है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण और ये जान लीजिए, इसको समझ लेने के बाद आधी किताब खत्म हो जाती है। कार्बनिक का पी ब्लॉक तत्व आपका आज शुरू होगा। अगला पार्ट पी ब्लॉक तत्व। ये पी ब्लॉक तत्व आपको, आप पिछले वीडियो देखेंगे उसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में बता दिया गया था कि पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, चारों में बांट दिया गया है। अब उसमें आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। तो पी ब्लॉक तत्व होते क्या हैं ये देखिए। जैसे कि तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पकड़ लेंगे, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि। तो अब बोरान का आपको पिछले वीडियो में आपको जनरल हम बता भी दिए थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और हमने बताया भी था आपको। और उसको दिक्कत होगी तो फिर वीडियो देख लीजिएगा और उसको बढ़िया कंप्लीट कर लीजिए। जैसे बोरान देखिए, एटॉमिक नंबर होता है 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि। अब इनको आप बाउ के नियम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरान का। ये देखिए 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2। आपका ये नाइट्रोजन है 7 होता है 1s2 2s2 2p3, ये हो गया। ऑक्सीजन का होता है आपका 8 1s2 2s2 2p4। ये इतना बहुत है। इसमें दिख क्या रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पर आप जैसे यहां लिख दिया जाए लिथियम, इसका होता है देखिए 1s2 2s1, 3 है परमाणु क्रमांक। तो अब इसका अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन वाय कोश के यस उपकोश में प्रवेश कर गया तो आपका ये यस ब्लॉक का कहलाएगा। इसकी पहचान है। पी ब्लॉक तत्व कौन होते हैं? जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन वाह्य कोश के अगर यस उपकोश में प्रवेश पा जाते हैं, यस ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन वाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश पा जाएंगे, पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। जिन उपकोश में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में प्रवेश कर गया या एफ में प्रवेश कर गया तो वो डी आई एफ के कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे आप पी ब्लॉक तत्व के बारे में आप इसी से लिख सकते हैं। देखिए इसको, पी ब्लॉक तत्व पूछा जाए पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप यही से परिभाषा दे देंगे कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन इधर का नहीं, इधर से कोई मतलब, अंतिम इलेक्ट्रॉन से मतलब है जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश पाते हैं। पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। चाहे यस ब्लॉक आ जाए, पी ब्लॉक आ जाए, तो परिभाषा सब कुछ वही रहेगी कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके वाह्य कोश के अगर यस में प्रवेश पा गए तो यस ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। पी उपकोश में प्रवेश पा जाते हैं या प्रवेश लेते हैं तो वो आपके पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इनका देखिए, पी में आपको पता है कि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 से 6 तक। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके वाह्य कोश का विन्यास क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए यहां पर पी ब्लॉक तत्वों के पी ब्लॉक तत्वों के वाह्य कोश का विन्यास। अब देखिए इसके पिछले वाले यहां पर यस उपकोश में हमेशा भरा रहेगा, तभी आपका पी में आ जाएगा अगले में। तो विन्यास NS2 NP 1 2 6, 1 से लेकर के 6 तक।
कुछ भी हो सकता है, तो विन्यास NH2NP6 होता है। NH2NP6 होता है। ये आपके पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अच्छा, अब पी ब्लॉक में आपके ये सभी पी ब्लॉक के हो गए। इनमें तीनों प्रकार के, देखिए यस ब्लॉक तो आपका केवल क्षार धातु अल्कली होता है। यस ब्लॉक में केवल क्षार धातु मिलता है, लेकिन पी ब्लॉक में धातु आपके तीन प्रकार के आपने पढ़ा है। धातुएं जो हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ये सभी होते हैं। तो धातुएं कई प्रकार की, अधातु भी होता है। तो ये तत्व जो होते हैं, तो पी ब्लॉक में सभी तत्व, पी ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसी कारण इनको सामान्य तत्व कहा गया, जनरल एलिमेंट्स इन्हीं को कहा गया है। इस कारण इन्हें मतलब पी ब्लॉक तत्वों को इन्हें सामान्य तत्व कहते हैं। सामान्य तत्व कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना है यहां, तो आप कुछ भी, ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि का दे सकते हैं। बोरान, कार्बन, आप नाइट्रोजन, अब बोरान का आप दे देंगे 1s2 2s2 2p1। कार्बन का ये 5 होता है, 6 और 7, तो इसका 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3। ये आपका, इसको ठीक है नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। हो गया। अब देखिए इसमें आपको, चूंकि ये पी ब्लॉक में पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। पी उपकोष में कितने होते हैं? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन सभी 6 वर्ग हैं। इसी से आपको पूरे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हुए हैं, अगर आपको वर्ग दिक्कत हो रही है तो देखिए एस, पी, डी और एफ आवर्त सारणी से बाहर है। एफ को आवर्त सारणी, तो एस, पी, डी, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और यही वर्ग भी है 10, 6, 16, 2, 18। पूरे आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ठीक है, अब इनको 18 में तो पी में कितने वर्ग हैं आपके? 6। पी में कुल 6 वर्ग आते हैं। तो 6 में देखिए आपका एक जनरल इस तरीके से आपको आवर्त सारणी बताया गया था। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका बीच में डी ब्लॉक है, और ये पी ब्लॉक है, ये है। तो अब आपका पी ब्लॉक में देखिए 10 यहां है और 2 यहां है, 12। तो 12 के बाद 13 नंबर शुरू होता है। तो 13 से लेके 18 तक, वर्ग 13 से लेके 18 तक जो आएंगे आपके पी ब्लॉक में। अब इसमें 13, 18 में आपको पढ़ना क्या है? नाइट्रोजन परिवार, यह नाइट्रोजन परिवार 3, 2, 5। तो अब यह 13 के बाद 15 से 13, 14 छोड़ करके वर्ग 15 आपको पढ़ना है। 15, 16, 17, 18 ये वर्ग जो है यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये आपको केवल 15, 13 और 14 आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पी ब्लॉक का अब 15 में आपका आज आएगा। 15 में देखो यहाँ नाइट्रोजन है, तो अब आपको पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ना है। समझ रहा है? तो ठीक है, इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब हम चलेंगे आगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व।
अगला है आपका नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ये या इसी को कहा जाता है वर्ग 15 के तत्व। नाइट्रोजन आपका 15वां शुरू है, तो या पाठ का नाम नाइट्रोजन परिवार कहेंगे या वर्ग 15 के तत्व। देखिए, आपको ये नाइट्रोजन परिवार में आपके 6 तत्व आते हैं। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन परिवार के में कुल 6 तत्व आते हैं। कौन कौन से? इनको देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है तो 5 है। देख रहे हैं, हम लिखे हैं 6 तत्व है 5। एक तत्व अभी करीब 2016 में खोजा गया है, उसको बहुत नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके बारे में प्रॉपर्टीज नहीं मालूम हुई है बहुत, ठीक है, तो उसको आपको नहीं जानना है बहुत। ये है मॉस्कोवियम एमसी ये। लेकिन आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, इन्हीं तत्वों के बारे में जानकारी करना है। ये आज ये तत्व है। अच्छा, अब इनमें जिस प्रकार पहले आवर्त सारणी में हाइड्रोजन या लिथियम को रखा गया, हाइड्रोजन को तो अभी विवादास्पद है आवर्त सारणी में कि हाइड्रोजन के प्रथम वर्ग में स्थान दिया गया है गुणों के आधार पर। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। तो अब आपका, जैसे लोग कहते हैं कि किसी जगह जाते हैं कुछ देखने उखने, लड़के को देखने भी जाते हैं शादी उदी करने के लिए, तो अगर कहते हैं कि परिवार के लड़के एक को देख लेते हैं, तो एक को, जैसे आप चावल पकाते हैं घर में, तो चावल पकाते तो एक चावल टटोल लेने से पूरे चावल का पता लग जाता है कि चावल पक गया कि नहीं। आपको कहा जाए कि जाकर के कक्षा 6 में आप किसी के लड़के की टेस्ट लेकर के आइए कि वहां बच्चे किस तरीके से पढ़ने में, तो आप जाके सभी बच्चों को नहीं पूछेंगे, एक किसी एक को खड़ा कर देंगे, उससे कुछ पूछ लेंगे, उससे पूरे क्लास की आपकी मालूम हो जाएगी। एक चावल टटोल लेते हैं तो पूरे जिस बर्तन में बनाते हैं पूरे बर्तन का चावल आपको पता लग जाता है कि पक गया है कि नहीं। उसी प्रकार अगर एक लिथियम का गुण आपको मालूम हो गया तो इस वर्ग के सभी तत्वों का गुण मालूम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब यहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर गुण मालूम हो गया तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन सभी का भी गुण मालूम हो जाएगा, क्योंकि गुणों के आधार पर नाम भी आपका रखा जाता है। कहा जाता है जथा नाम तथा गुण, गुण के अनुसार ही नाम भी रखा जाता है। तो एक आपका नाइट्रोजन का अगर गुण मालूम हो गया तो पूरे तत्वों का गुण मालूम हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन जो होता है अपने पूरे परिवार के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नाइट्रोजन, अतः उसमें लिख देंगे इस परिवार का प्रथम तत्व नाइट्रोजन पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। ये नाइट्रोजन जो है पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, अब इस नाइट्रोजन को एक और नाम दिया जाता है, निकोजन। नाइट्रोजन को नाम क्या दिया गया है? निकोजन। क्यों निकोजन दिया गया? कि ये नाइट्रोजन जो है इसके अगर वातावरण में अगर रहा जाए तो बड़ी घुटन महसूस होगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, अभी आपका अक्रेंस में बताएंगे उसमें। तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, अगर केवल नाइट्रोजन रहे तो वहां बड़ी घुटन महसूस होने के कारण नाइट्रोजन की उपस्थिति में
घुटन होने के कारण या नाइट्रोजन के वातावरण में, नाइट्रोजन की उपस्थिति न लिखें बल्कि नाइट्रोजन के वातावरण में, नाइट्रोजन के वातावरण में घुटन होने के कारण इन तत्वों को निकोजेंस तथा इनके यौगिकों को निकोमाइड्स कहते हैं। एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकोजेंस कौन से हैं, तो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनको निकोजेंस कहा जाता है, इनको यौगिकों को निकोमाइड्स कहा जाता है। ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद आगे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगला पॉइंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि नाइट्रोजन परिवार, ये नाइट्रोजन जो है पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। और अगला पॉइंट आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपके तत्वों को आपको देखिए याद करना। नाइट्रोजन है आपका, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब इनको आप चाहे जैसे याद करना हो, देखिए कहा गया है जैसे अपना बना, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, देख रहे हैं। हाँ, अब जो भी जैसे बनाना हो आपको याद रखना है, समझ आ रहा है। इस तरीके से याद करिए, चाहे तत्वों को याद करना जरूरी है, याद करके आप इनको। अब इसके बाद हाँ, एटॉमिक नंबर अगर है, देखिए ये आप नंबर 8, 18, 32, अगर इनको थोड़ा सा मैजिक नंबर ये याद कर लेंगे तो इससे आपका एटॉमिक नंबर याद करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए नाइट्रोजन का तो सबको लगभग मालूम है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। अब 18, 8 जोड़ दीजिए, 15, 18, 33, फिर 51, 32 जोड़ेंगे ना, 2, 1, 3, 8, 83, ये हो गया। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम हो गया। अगर ये थोड़ा मैजिक नंबर इसको याद रखेंगे तो बड़े आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर प्राप्त कर लेंगे। इनका ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका करेंगे तो देखिए जैसे एक नाइट्रोजन का आपने किया 2s2 2p3, ये तो वाह कोष का ये आपका किस कक्षा में है? दूसरी। ये आपका दूसरी आवर्त में है। ये इसे कहते हैं ग्रुप, ये पीरियड, पीरियड यानी आवर्त, आवर्त। ये दूसरे आवर्त में है तो अगला आपका तीसरे आवर्त में होगा, ये चौथे में होगा, पांचवें में होगा और छठवें में होगा। ये आपका पीरियड हो गया, आवर्त। अब इसके बाद अब इनका इलेक्ट्रॉन देखिए वाय कोष का विन्यास से तीसरे में जाएगा तो यहां हो जाएगा 3s2 3p3, ये हो जाएगा 4s2 4p3, ये हो जाएगा 5s2 5p3, ये हो जाएगा 6s2 6p3। ये हो रहा है जी। अच्छा, और आसानी से और पूरा अगर करना है, अगर आपको कहीं गड़बड़ हो रहा था, आपको कल हमने एक चीज बताया था कि देखिए ये आपका पहले आप 1s है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में 2 कोष होता है 2s और 2p,
तीसरी कक्षा में होता है 3s 3p और 3d, 3 उपकोष, और चौथी में होता है 4f, और पांचवी में भी वही होता है, पांचवी में 5p 5d और 5f। ये इस तरीके से अगर आप इसको ये तिरछे देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से आप कर दीजिए। अगर वहां आपको ये, चूंकि आप बाऊ वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बनाया उपकोषों में और उसी आधार पर दिया। अब देखिए जैसे आपका 3s2 3p आ गया, 3s2 3p हो गया ना, तो इसके पहले ये आया है, इसके पहले अभी आएगा तो 2p लिख लीजिए। यहां देखिए 2p, अभी कुछ मत भरिए। 2p के बाद 2s कर दीजिए। अब क्या है 1s, यहां कर दीजिए, हो गया। अब आप जानते हैं कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें 6, हो गया अपने आप। 4s2 है यहाँ, इसके पहले 3p आता है, तो देखिए 3p केवल लिख लीजिए, 3s2p, 3s2p लिख लिया आपने, फिर 2s 1s, 2s 1s हो गया। सब में खाली इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। यस में 2 होता है, p में 6 होता है, तो 2 अच्छा कर दीजिए। आपका ये चीज आपको मालूम है कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। इस तरीके से आप पूरा भर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज अब इसमें विशेष बात देखने को क्या मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कि इनके वाह्य कोश के, वाह्य कोश यहां है, वाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, हाँ, माने नाइट्रोजन परिवार के हाँ? 4s है ना, यहाँ 3d बचा हुआ है, ये 3d भी रहेगा यहाँ, 10 करके तब 4s, वहां नहीं ध्यान दिए हो, ठीक, सॉरी, 3d भी आ गया। अच्छा, तो इसमें नाइट्रोजन परिवार के, अब देख रहे हैं सबसे आपको बीच से इधर आप भर लेंगे। बाह्य कोश में क्या है सबका? ns2 np, यानी बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। नाइट्रोजन परिवार के वाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कुल अच्छा, आपको मालूम है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक दूसरे से बंध बनाने में भाग लेता है। तो वाह्य कोश के संयोजी कोश में, वाह्य कोश के संयोजी कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, इसी से आप बैलेंसी निकालते हैं, वाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही बैलेंसी निकलती है आपकी। अच्छा, अब इसमें एक खास बात और देखिए कि इनका p उपकोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। इनके p उपकोश में, p उपकोश में, उपकोश के कई कक्षक होते हैं? p में 3 कक्षकों में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अच्छा, अब यहां आप अगर p उपकोश बना दीजिए, 3 कक्षा, ये p में तीनों इलेक्ट्रॉन हैं, इसी से आप क्वांटम नंबर भी निकालते हैं, तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तीनों अर्धपूरित हैं, वितरित होते हैं ना। p कक्षक अर्ध पूर्ण होता है। अच्छा, और जिनका कक्षक या तो पूर्ण हो या अर्धपूरित हो, वह अधिक अस्थाई होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अस्थाई तो उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये p कक्षा अर्धपूर्ण होता है, अतः
ये अधिक अस्थाई होते हैं, अर्थात कम क्रियाशील होते हैं, अर्थात कम क्रियाशील होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन ऑप्शन वाई कोष का देख लेंगे, उसके बाद पीछे आप अपने से भर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। या क्रोड विन्यास लिखना होगा तो और आसान हो जाएगा, क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। अब नाइट्रोजन परिवार में जो तत्व हैं ये कहां पाए जाते हैं, इनकी ऑकरेंस माने उपलब्धता। अगला पॉइंट आप देखेंगे, देखिए अगला पॉइंट इनका हेडिंग उपलब्धता। ऑकरेंस माने ये कहां प्राप्त होते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो होता है, पहले तो नंबर एक, नाइट्रोजन कहां कहां प्राप्त होता है आपको पता है। एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है बराबर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। आयतन से इसकी मात्रा 78% होती है वायुमंडल में। अब चूंकि नाइट्रोजन जो होता है, देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल में अकेले भी मिलता है, तो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में मिलता है और संयुक्त में भी मिलता है, दोनों अवस्था मिलता है। नाइट्रोजन मुक्त तथा संयुक्त, मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है इस परिवार का केवल नाइट्रोजन, अन्य सदस्य केवल संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आपका ओनली जो है, नाइट्रोजन मुक्त भी फ्री रेडिकल पाया जाता है मुक्त अवस्था में और फ्री स्टेज में, और ये अन्य परिवार जितने सदस्य हैं वो मुक्त में पाए जाते हैं और संयुक्त में भी नाइट्रोजन। अच्छा वायुमंडल में ये कितना, वायुमंडल में नाइट्रोजन, इसको एक पॉइंट विशेष याद रखना, का आयतन 78% होता है। हाँ, आयतन से ये 78% होता है वायुमंडल में। अरे आपका 20-21% तो आपका वो ऑक्सीजन होता है, हाँ, इसके बाद 1% में अन्य तमाम प्रकार के आपकी गैसें होती हैं वायुमंडल में। ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है उसमें 20-21%। अच्छा इसके बाद अब इसको और कहां पाया जाता है, नाइट्रोजन जमीन के अंदर भूपर्पटी में। देखिए नाइट्रोजन भूपर्पटी में, भूपर्पटी का मतलब जमीन के अंदर। यह किसमें पाया जाता है, चिली साल्ट पीटर के रूप में, चिली साल्ट पीटर भूपर्पटी में, चिली साल्ट पीटर। यह चिली साल्ट पीटर क्या होता है, नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसका इंडियन साल्ट पीटर, भारतीय साल्ट पीटर भी में के रूप में पाया जाता है, भारतीय साल्ट पीटर। KNO3 इसको कहा जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी मिलता है। और कहां मिलता है, सजीवों में भी मिलता है,
प्रोटीन, शरीर के अंदर प्रोटीन है ना, प्रोटीन कैसे बनेगा? अमीनो अम्ल, तमाम प्रकार के अमीनो अम्ल मिलेंगे तब जाके प्रोटीन। अमीनो अम्ल का जनरल ये देखिए फार्मूला, ये आपका देखिए एन, ये अब इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो अमीनो अम्ल का ये फार्मूला है। कई अमीनो अम्ल मिलेंगे तब जाके प्रोटीन तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये सजीवों में देखिए, ये सजीवों में यह नाइट्रोजन है ना, यह सजीवों में प्रोटीन, कोष्ठ में लिख लीजिए अमीनो अम्ल। अच्छा, अमीनो अम्ल में के रूप में, और आपने बायो में पढ़ा है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए है ना, और नाइट्रोजन के तो तमाम डीएनए क्षारक हैं, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन, यूरेसिल है, तो नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल कामा देकर आप देखिए इसको न्यूक्लिक अम्ल, के रूप में पाया जाता है। माने ये आक्रेंश है नाइट्रोजन, तो आपका नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। इसके अन्य सदस्य, ये अन्य सदस्य तो केवल संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, और नाइट्रोजन आयतन से आपको मिलता है वायुमंडल में 78%। भूपर्पटी में ये चिली साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन इसको कहा जाता है इंडियन साल्टपीटर, ठीक है। और सजीवों में आप प्रोटीन जब बनाते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ये अमीनो अम्ल, तमाम अमीनो अम्ल मिला करके कई तब तो प्रोटीन तैयार होता है, तो जिसका बिना, अब सोचिए बिना नाइट्रोजन का शरीर भी नहीं चल पाएगा, प्रोटीन बिना नहीं चल पाता। अब प्रोटीन में अमीनो अम्ल चाहिए, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया है शरीर में, यूरिक एसिड में, यूरिया में भी है, तो ये अमीनो प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में ये नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको नोट करिए। देखिए अब अगला फास्फोरस कहाँ मिलेगा? देखिए अगला नंबर 2, फास्फोरस जो है, फास्फोरस नाइट्रोजन के बाद क्या आता है आपका? फास्फोरस। ये एपेटाइट वर्ग के, एपेटाइट वर्ग में, अब ये एपेटाइट का ये ध्यान देना है, सूत्र आपका 9(6) CaX2 एपेटाइट का सूत्र है। यहां X इक्वल टू आपने जाना है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आगे नहीं, या OH, बस फ्लोरीन, क्लोरीन या OH जुड़ा रहेगा के रूप में प्राप्त होता है। ये अच्छा, फास्फेट चट्टानों का मुख्य अवयव होता है, फास्फेट सेल कहा जाता है उसको। फास्फेट जो होता है, फास्फेट चट्टानों का मुख्य अवयव होता है। अच्छा, इसी में अगर जैसे अब एपेटाइट में होता है ना, एपेटाइट में अगर इसका सूत्र लिख लीजिए, जैसे ये भी होता है, अगर इसको लिख दिया जाए Ca9PO4 का होल 6 CaF2 अगर लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोएट, फ्लोरो जुड़ा है ना, एपेटाइट है ये पूरा। अब फ्लूओरो इसको कहेंगे, फ्लूओरो एपेटाइट, ठीक है। ये माने एपेटाइट वर्ग में जब पाया जाता है तो अगर फ्लोरीन जोड़ दीजिए फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरीन जोड़ दीजिए क्लोरोएपेटाइट, तो एपेटाइट के रूप में ये मिलता है। अच्छा, इसके बाद यह सजीवों में पाया जाता है। यह सजीवों में, अब देखिए कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों में, दांतों में, हाँ हड्डियों में, यह सजीवों में हड्डियों, दांतों
में पाया जाता है। अच्छा, और कहाँ पाया जाएगा? अब न्यूक्लिक अम्ल में भी, डीएनए आरएनए में। डीएनए आप जब बनाएंगे तो उसमें फास्फोरिक अम्ल, वहां फास्फेट मिलता है वहां। यह न्यूक्लिक अम्ल में, और अंडा, दूध, मछली किसमें? फास्फोप्रोटीन के रूप में, तथा फास्फोप्रोटीन के रूप में अंडा, मछली, दूध आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस जो होता है फास्फेट सेल के रूप में पाया, का मुख्य अवयव है। एपेटाइट इसका मुख्य वर्ग है, एपेटाइट के रूप में, और सजीवों में, हड्डी में, दांतों में इत्यादि में। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, और ये फास्फेट अंडा, दूध, मछली इत्यादि में पाया जाता है। थोड़ा सा और है इसको, अब इसको नोट करिए, इसके बाद अगला बता दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए लास्ट इसमें अब आपका बचा क्या क्या आपका? देखिए इस वर्ग के या नाइट्रोजन वर्ग के अन्य सदस्य, कौन कौन से बच्चे? नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ये बिस्मथ सल्फाइड खनिजों के रूप में जैसे, देखिए यस ये हो गया, आर्सेनिक हो गया, Sb2, S3, Bi2, S3 आदि, ये सब खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड खनिजों के रूप में पाया जाता है। आपका सब थियोरेटिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए। और ये तत्व नाइट्रोजन आपका कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य सदिश, आपके पूरे आकलन पूरी प्राप्ति हो गई। अब आज के लिए इतना, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।